Good morning to all of you. Good morning to all of you. Good morning, sir. Good Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. Good morning. morning, sir. Good morning, sir. Good morning to each and everyone. So now we will start. Okay. Yes, sir. How many students are registered in this class? How many? Total number of students? 39, sir. 39. Out of 39, 19 have joined. Okay. So in previous classes, we have studied about the meaning and definitional part of the statistics. Okay. And ultimately, we have concluded that statistics are statistical method may be defined as the collection, presentation, analysis, and interpretation of numerical data. Okay. On the basis of definition. On the basis of definition, ultimately collection of data, presentation of data, analysis, and lastly interpretation of data. Statistics or statistical method may be defined as. So we have concluded scope, we have seen limitation, we have seen. Now one of the most valued aspect of the importance of statistics. Okay. What is the importance of statistics? In beginning, if I am trying to conclude the importance of the statistics, so its importance is particularly has been observed in our daily life. In our daily life. I have also explained that in your previous classes. जब भी हम फॉर एग्जांपल हम कहें जैसे ही मॉर्निंग में न्यूज़पेपर हमारे हाथ में होता है तो इट इज द स्टैटिस्टिक्स बाय विच वी आर इवेल्युएटिंग अबाउट द सिचुएशन whether that is political, socio-economic, हर एस्पेक्ट आपके न्यूज़पेपर्स में रहते हैं. फॉर एग्जांपल अभी भी जब कभी हम पेपर पढ़ते हैं देखते हैं तो आप सब देखते होंगे अभी भी बाल विवाह का कुछ कुछ कहीं कहीं आपको रिपोर्टिंग मिल जाएगा. ठीक है. तो दैट इज द सोशल एस्पेक्ट. पॉलिटिकल में फ्रंट लाइन आपका पॉलिटिक्स से ही शुरू होता है. तो everything is governed by the statistics, but there are some little point, and each branch of the knowledge, whether that is the political science, education, psychology, rural development, commerce, economics, in every branch of the knowledge there is a huge importance of the statistics. एंड वो हमने कहा कि जो हमारा ह्यूमन लाइफ है ह्यूमन लाइफ में वी आर ऑलवेज डीलिंग विद स्टैटिस्टिक्स. जैसे कि इतने एक्सीडेंट या यदि एक्सीडेंट की कोई घटना होती है तो उसके बारे में बहुत सारा चीज़ एक्सप्लेन किया जाता है. तो उससे हम लोग ये देखते हैं कि क्या व्हाट इज द कंडीशन, और उस रेट ऑफ एक्सीडेंट के आधार पे सिर्फ हम ये नंबर्स को ही हम देख नहीं रहे हैं. वो नंबर्स कई स्टोरी बयां करते हैं कि ये जो सिचुएशन है पर मिनट जो एक्सीडेंट पर सेकंड जो एक्सीडेंट है इंडिया में इतने हाई हैं तो क्यों. एंड देयर आर सो मेनी रीजन्स. उसके बिना पे हम रीजन को स्केच करते हैं, और उस रीजन जब हमारे पास सारे रीजन एक जगह आते हैं देन वी आर ट्राइंग टू इवेल्युएट देम. हम उसको कि कैसे उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए.
ये तो हम एक सिंगल एग्जांपल बता रहे हैं। ऑल प्रॉब्लम आर डील लाइक दिस। हम किसी नंबर से पहले क्या है, उस सिचुएशन को असेस करते हैं, फिर उसके काजेस को हम क्या करते हैं, स्केच करते हैं। उसको एक जगह रखने के बाद उस प्रॉब्लम का हम क्या करते हैं, वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन, एंड इट इज द स्टैटिस्टिक्स, it is the statistics is helping more and more in this regard. Therefore, यदि हम कहें कि पर्टिकुलरली जब हम, चूँकि आई एम स्कॉलर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो थोड़े हम बायस्ड एग्जाम्पल को लेके हो सकते हैं, इट मे बी, लेकिन वो एग्जाम्पल जनरलाइज किए जा सकते हैं इन योर डिसिप्लिन एज वेल, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट हमारे यहाँ तो रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, ये सारे पेपर हैं। हम लोग स्पेशलाइजेशन में ये सारे पेपर ऑलरेडी रखते हैं। तो रूरल डेवलपमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स। हाँ, उसको देखने का तरीका क्या है, कैसा है, ये मतलब अलग एस्पेक्ट हो सकता है। ठीक है, आपके यहाँ पढ़ने पढ़ाने का डिसिप्लिन अलग हो सकता है। जब हम इकोनॉमिक्स में उसी एस्पेक्ट को देख रहे हैं तो वो तरीका इट में भी डिफर। ठीक है, इसलिए जब हम इकोनॉमिक एनालिसिस में हम देखते हैं तो और मोस्ट इम्पॉर्टेंस स्टैटिस्टिक्स का बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, यदि हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम लाइक कि कोई पॉलिसी डिटर्मिनेशन को लेकर ले लीजिए, कोई इकोनॉमिक जो ला का रेंडरिंग हो रही है पर्टिकुलरली, वो किसके बिना पे हो रहा है, उसका टेस्ट किसके बिना पे, दैट इज द स्टैटिस्टिक्स। हम इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट पर जो भी हम आइडियाज़ डेवलप करते हैं, इट इज़ द स्टैटिस्टिक्स बाय विच वी आर डेवलपिंग द इकोनॉमिक आइडियाज़। ठीक है, और आप लोग को मालूम होगा, सबको पता है कि डेटा के ही आधार पर, डेटा के बेसिस पे ही माल्थस ने पॉपुलेशन थियरी दिया था। ठीक है, माल्थस ने पॉपुलेशन थियरी दिया था, और एंजल ने फैमिली बजट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बिना पे क्या है, ये अपना एक एंजल लाल दिया था। वेगनर ने पब्लिक एक्सपेंडिचर थियरी दिया था ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मिल्टन फ्रीडमैन ने क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी दिया ऑन द बेसिस। स्लाइड दिखा रहे हैं क्या? हाँ, यस, हम स्लाइड पे अभी आते हैं बेटा। दीज आर द टाइटल, हम वन बाय वन उसको देखेंगे। ठीक है, जस्ट आई एम कर लो। ओके सर। तो इसलिए यदि हम देखें कि मॉडर्न टाइम पर्टिकुलरली जब हम कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड मार्शल ने दिया था। और लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन? कोई स्टूडेंट है जो इकोनॉमिक्स से है, ग्रेजुएट, एनी स्टूडेंट फ्रॉम इकोनॉमिक बैकग्राउंड? आंसर प्लीज। नो, कोई नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स करता है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप इन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, किसी कमोडिटी की मांग और उसकी मांगी गई मात्रा के बीच इनवर्स रिलेशनशिप, और ये नियम डिमांड सप्लाई लॉ है ना? हाँ, लॉ ऑफ डिमांड, यस एग्जैक्टली। ठीक, ओके सर। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स यही करता है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप इन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। इसी वस्तु की मांगी गई मात्रा और कीमत के बीच क्या होता है, विलोम संबंध। तो ये मार्शल ने कैसे कहा, किस बिना पे कहा, कुछ तो भाई उनके पास रिकॉर्ड रहे होंगे। ठीक है, और आप देखते हैं जनरल लाइफ में भी ये आपको मिल जाएगा। जब कोई जनरल कमोडिटी है, नॉर्मल कमोडिटी होती है, तो उसकी जैसे प्राइस बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल महंगी हो गई है। जैसे प्राइस बढ़ गई, महंगी हो गई,
हमारा रिएक्शन क्या होता है, जैसे किसी गुड्स का प्राइस बढ़े उसका तो हम क्या करते हैं, हम कम डिमांड करते हैं ना। और जब उसी नॉर्मल गुड्स की प्राइस कम होती है तो हम क्या करते हैं, डिमांड बढ़ जाता है। डिमांड बढ़ हम जाएगी डिमांड सर। अधिक करते हैं। हमको लगता है कि ये मतलब थोड़ा सा हमारे बजट के अंतर्गत है, इसलिए इसको अधिक परचेज कर लें। ठीक है? तो these are the theory, these are the rules, ठीक है, which is given by economist on the basis of statistical information, on the basis of statistical information। ठीक है, वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बिना पे नेचर डेटा के बिना पे ही वो बात ये कह रहे हैं कि मांग का नियम ये बताता है कि कीमत और उस वस्तु की मांग की मात्रा के बीच क्या होता है, विलोम समय। ठीक है, तो इसी तरह के बहुत सारे जैसे कास्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, कोई भी यदि हम नया प्रोजेक्ट डालना चाह रहे हैं, कोई एक इन्वेस्टमेंट हम करना चाह रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक देखते हैं कि हमारी कास्ट कितनी आ रही है, उससे हम कितना बेनिफिट गेन कर पा रहे हैं। यदि 2%, 4%, 10%, जितना मैक्सिमम हमारा तो टारगेट ही होता है कि मोर एंड मोर प्रॉफिट कैन बी अटेन, लेकिन यदि वो बेनिफिट या प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। यदि रे अप हो, बेनिफिट की नहीं होगी, देन व्हाट वी विल डू। तो फिर हम उसको नहीं आगे बढ़ाएंगे अपना इन्वेस्टमेंट हाँ, को। यस एग्जैक्टली, उस प्रोजेक्ट पे फिर हम हाथ नहीं लगा। क्यों? क्योंकि कोई भी लॉस वहन नहीं करना चाहता। ठीक है, तो इट इज द स्टैटिस्टिक्स, इट इज द इंफॉर्मेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय द स्टैटिस्टिक्स। ये सारे जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के ही बिना पे हम ये क्या है, ये डिसीजन ले पा रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। ठीक, तो इन बैकग्राउंड के आधार पे यदि हम कंसाइज करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स को इन पॉइंट्स के बिना पे हम लोग मतलब देख सकते हैं। फर्स्ट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, रेंडरिंग इकोनॉमिक एंड रूरल डेवलपमेंट थियरी एंड इट्स टेस्ट्स। ठीक, कि आर्थिक और मतलब ग्रामीण विकास से जो रिलेटेड जो सिद्धांत है और उसका जो परीक्षण है वो किसके बिना पे पॉसिबल है, वो किसके बिना पे हाँ, इट इज दी स्टैटिस्टिक्स, इट इज दी स्टैटिस्टिक्स, जिसके बिना पे क्या है, कोई भी थियरी का इवोल्यूशन या रेंडरिंग होता है। जैसे हमने अभी बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एक क्या है, एक थियरी है विच इज गिवन बाय द मार्शल। तो वो उसके आधार पे, और जैसे फॉर एग्जांपल और भी एग्जांपल हमने कहा था कि आई एम स्कॉलर ऑफ द इकोनॉमिक्स, तो थोड़े मेरे जो एग्जांपल होंगे वो इकोनॉमिक्स के ही होंगे, लेकिन आपको समझने में उतनी दिक्कत नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन रेट में फिलिप्स ने एक उसके रिलेटेड एक कर्व दिया, उसी को हम लोग इकोनॉमिक्स में फिलिप्स कर्व कहते हैं। ठीक है, लाइफर का आप लोग नाम सुने हो, लाइफर, हाँ सर, लाइफर का, लाइफर्स कर रही है। हाँ लाइफर्स का, लाइफर्स ने जो कर्व दिया ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स बेस एंड रेट ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यदि हम रेट ऑफ टैक्सेशन को कम कर दें और तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा टैक्स बेस बढ़ जाए, इसका मतलब रिटर्न बढ़ जाए। तो वो किस बिना पे ये लाइफर कह रहे हैं, ये जो थियरी दे रहे हैं किस बिना पे दे रहे हैं, ये जो कर्व on the basis of statistics. हाँ, इट इज स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, उसी के बिना पे ये जो माल्थस ने पॉपुलेशन सेंसस थियरी किस बिना पे दी, इट इज दी स्टैटिस्टिक्स।
इसके बिना पे, और उसके बकायदा ये मतलब कोई भी थियरी जब आती है तो पहले हम उसको टेस्ट, थियरी तो ठीक है, हमने दे दिया, फॉर द वायबिलिटी फॉर द रिलायबिलिटी हम उसका टेस्ट करते हैं कि हम जो कह रहे हैं वेदर इट इज वैलिड और नॉट। तो टेस्टिंग इज देयर, और टेस्टिंग के लिए वी आर यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड, स्टैटिस्टिकल टूल्स। ठीक है, जैसे हम लोग देखेंगे कोरिलेशन। ठीक है, तो कोरिलेशन है, या हम मीन को कह रहे हैं, मीडियन कह रहे हैं, मोड कह रहे हैं, या हम डिस्पर्सन कहेंगे, स्क्यूनेस कहेंगे। ये जितने भी टूल्स हैं, उस टूल्स के ही बिना पे जो रिजल्ट आते हैं, उस रिजल्ट के बिना पे ही हम कोई रूल क्या है प्रपोज करते हैं, कोई थियरी प्रपोज करते हैं। नाउ come to the next point, economic plan and development of what? Development of agriculture, development of industrial activity, development of services sector, economic plan and development। तो आप ये समझ जाइए इकोनॉमिक प्लान एंड डेवलपमेंट एंड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, या वी कैन से दैट एंड स्टैटिस्टिक्स आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। हम स्टैटिस्टिक्स के बिना पे इकोनॉमिक प्लान और डेवलपमेंट के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि जैसे ही हम कहते हैं कि एक एग्जांपल दिया जाता है कि थर्ड 5 ईयर प्लान में जो हमारे यहाँ जो पॉलिसी मेकर्स थे, वन मिनट होल्ड, 1 मिनट। तो हम क्या बात कर रहे थे रिगार्डिंग दी इकोनॉमिक प्लान एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसीलिए इकोनॉमिक प्लान डेवलपमेंट एंड स्टैटिस्टिक्स आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। इसको हम यदि हम कह रहे थे कि थर्ड 5 ईयर प्लान में ये बात हुई कि जो जितने भी पॉलिसी मेकर्स थे, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स को लेके इस तरह से बात किए कि अपर्याप्त, जैसे इनसफिशिएंट जो भी डेटा के आधार पे जो भी प्लानिंग किया जाए वो प्लान न हो के बल्कि क्या होगा, वो कहीं बुरा होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन कैन लीड टू इनएप्रोप्रिएट इकोनॉमिक प्लान एंड डेवलपमेंट। हम जो चीज़ें सोच रहे हैं, जो करने का हम सोच रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने अभी कहा कास्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है, किसी पर्टिकुलर वन का एस्टिमेशन, मान लीजिए किसी टाइम पीरियड पे जो इंफॉर्मेशन उसको दिख रही थी, उसने प्रॉपर इवैल्यूएशन मान लीजिए नहीं किया और उसने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, और एट द एंड हुआ क्या? क्योंकि उसने प्रॉपर इंफॉर्मेशन को रीड आउट नहीं किया, उसका एनालिसिस नहीं किया, उसका इंटरप्रिटेशन नहीं किया, तो एट द एंड ऑफ द होगा क्या? रिजल्ट गलत आएगा सर। हाँ, रिजल्ट गलत आएगा, एट द एंड ऑफ द वो लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो यही है, इसीलिए कहा गया है थर्ड 5 ईयर प्लान में स्पेशली फोकस किया गया था इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स को लेके कि इनसफिशिएंट डेटा या इंफॉर्मेशन के बिना पे जो भी हम प्लान बना रहे हैं, और प्लान के बेसिस पे ही हम डेवलपमेंट की एक रूपरेखा क्या है, स्केच करते हैं, खींचते हैं। ठीक है, जैसे जितने भी आप 5 ईयर प्लान आप देखेंगे तो हर के क्या है, अपने अपने टारगेट थे और उसको अचीव करने के क्या थे,
टाइम थे कि, और उसको हम अचीव कर रहे हैं थ्रू द एनुअल बजट। 5 ईयर प्लान हम लोग टारगेट रख देते थे, लेकिन उसको अचीव हम एनुअली करते थे। ठीक है, तो यदि हमारे पास इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं होगी, डेटा करेक्ट नहीं होंगे, तो ना तो हम प्लान, हमारा इकोनॉमिक प्लान सक्सेस नहीं होगा। जब हमारा इकोनॉमिक प्लान अपने आप में सक्सेस नहीं होगा, तो डेवलपमेंट की बात करना अपने आप में एक मतलब खुद को संतोष देने वाली बात है, एक तरह से बात की है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, कोई भी प्लान को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले हम रिसोर्सेज को देखते हैं कि जो भी प्लान हम अपने माइंड में रख रहे हैं, वेदर दी रिसोर्सेज आर अवेलेबल आर ना, पहले वो देखते हैं। ठीक है, उसमें भी हम देखते हैं कि कमोडिटी की जो पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई किस तरह की है। ठीक है, स्पेशली पॉपुलेशन का लेवल क्या है, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का लेवल कैसा है। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या कंडीशन है, अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है। इन सब के बिना पे ही क्या होता है, इन सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके हम एक मतलब पूरे देश के लिए हम एक क्या है, डेवलपमेंट का विजन तैयार करेंगे। और ये इंफॉर्मेशन यदि करेक्टली होंगी, तो जो भी हम प्लान को लेके चल रहे हैं, दैट स्टिमुलेट्स टू दी डेवलपमेंट, तो उसमें हम क्या होंगे, उसमें हम सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, कोई भी प्लान स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये जितनी हम अभी बात कर रहे थे उन सारे के बारे में हम पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉलिसी फ्रेम करते हैं, प्लान को फ्रेम करते हैं। ठीक है, और उसमें हम टारगेट रखते हैं, और टारगेट का हम क्या है, हर बार उसका मतलब उस टारगेट का हम बार बार इवैल्यूएशन करते हैं कि हम उस टारगेट तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो व्हाट आर द अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, व्हाट आर द अल्टरनेटिव मेथड टू अचीव एटलीस्ट टू द मिनिमम लेवल। ठीक है, और क्या होता है कि उस पर्टिकुलर प्लान का हम क्या करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, बार बार हम विजिट करते हैं, उसका इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, और ये सब ये इवैल्यूएशन जो भी हम कर रहे होते हैं, इट इज़ द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, इट इज़ द स्टैटिस्टिक्स। भाई जो भी डेटा हम मंगाते हैं कि इस प्लान में इतने एक्सपेंडिचर हुए हैं, ये हमारा टारगेट है, हमारा टारगेट फुलफिल हो पाया है कि नहीं, तो वो क्या है, वो तो इंफॉर्मेशन रहती है। उस इंफॉर्मेशन के बिना पे फिर हम एनालिसिस करते हैं कि दिए गए पीरियड में हमारा ये जो प्लान है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि टाइम टू टाइम, ठीक है, चेंजेस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं कि प्लान या पॉलिसी का क्या करते हैं, मतलब हम री इवैल्यूएशन करते रहते हैं। या कभी कभी लगता है कि हम एक प्लान का दूसरे प्लान के साथ मर्ज कर देते हैं। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट को लेके कई प्लान मतलब एक समय थे चल रहे, सारे का इवैल्यूएशन हुआ, उसके बाद एक रूरल डेवलपमेंट की एक बहुत बड़ी प्लान को अमली जामला पहनाया गया, दैट इज़ नोन एज मनरेगा। उसके पहले रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे अलग अलग प्लान हुआ करते। ठीक है, लेकिन कई प्लान को बाद में मर्ज करके फिर मनरेगा लाया। तो इट इज़ द स्टैटिस्टिक्स जिसके बिना पे हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ बेहतर से बेहतर क्या करना चाह रहे हैं फॉर द सेक ऑफ द रूरल डेवलपमेंट की ये चीज़। यदि हम नेक्स्ट पॉइंट को देखें, इन रेस्पेक्ट टू द कंजम्पशन। ठीक है, अब आपको मालूम होगा कि हर गवर्नमेंट अपना एक कंजम्पशन पॉलिसी बनाती है। ठीक है, कंजम्पशन पॉलिसी बनाती, और कंजम्पशन को यदि हम किसी एक वर्ड से डिटरमिन करना चाहें, तो रियली में वो वर्ड किस मतलब कंजम्पशन
उसको किसी एक वर्ड से यदि हम नरेट करना चाहें तो वो वर्ड क्या हो? एनीबॉडी? या प्रॉक्सी क्या होगा? कंजम्पशन का प्रॉक्सी क्या होगा? नो आइडिया, नो आइडिया। अभी हम बात कर रहे थे डिमांड। भाई हम जब डिमांड करते हैं फॉर द सेक ऑफ द यस सर। कंजम्पशन। हम जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ज़रूरत है शू की, तो शू हम पहनते हैं लेकिन इन टर्म्स ऑफ द कंजम्पशन। उसका कुछ टाइम पीरियड है, 2 साल 3 साल 4 साल। उसके बाद फिर हमको नए शू की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? इसी तरह शर्ट है, शर्ट का भी हम क्या कर रहे हैं? कंजम्पशन ही कर रहे हैं, ठीक है। उसकी क्या है? टाइम पीरियड है उसका, मतलब 1 साल 2 साल, जो भी जितना हम उसको चला ले सकें। तो वो डिमांड के बेसिस पे ये तो एक तरफ डिमांड है और दूसरी तरफ क्या है? सप्लाई, ठीक है। और इकोनॉमी में बैलेंस बनाने के लिए हर समय जो इकोनॉमिस्ट हैं या गवर्नमेंट और जो मॉनेटरी अथॉरिटी है वो बार बार क्या करना चाहते हैं? इन दोनों में क्या है? डिमांड और सप्लाई में क्या करना चाहते हैं? बैलेंस बनाना चाहिए। बैलेंस बनाना चाहती है। बैलेंस बनाना चाहती हैं सो दैट की इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन, ठीक है। साम्यावस्था की स्थिति बनी रहे इकोनॉमी में, ठीक है। जैसे अभी यूएन क्राई हुआ था इन्फ्लेशन को लेके, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन को लेके, अनियन प्राइजेस, ये सब को लेके यूएन क्राई हुआ था ना। तो क्या होता है? मॉनेटरी अथॉरिटी रेट ऑफ इंटरेस्ट से यदि सिचुएशन को डील नहीं कर पाती है तब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। तब क्या होता है? फिर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, क्योंकि भाई मेन मोटिव गवर्नमेंट का क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है, स्पेशली द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, ठीक है। तो इसलिए हम कोई भी गवर्नमेंट क्या होती है, वो हर गवर्नमेंट की अपनी कंजम्पशन पॉलिसी होती है, ठीक है। और उस कंजम्पशन के पॉलिसी के बेसिस पे गवर्नमेंट या इकोनॉमी में ये देखा जाता है कि मतलब विभिन्न आय वर्ग के लोग किन वस्तुओं पे किस तरह से अपना खर्च कर रहे हैं, ठीक है, किन वस्तुओं पे किस तरह से। और इसी कंजम्पशन डेटा के ही आधार पे हम क्या है, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को क्या करते हैं? स्केच करते हैं, ठीक है। आज के 10 साल पहले हमारे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड यदि देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन, तो आप पाएंगे कि लिविंग स्टैंडर्ड लो था। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन के जो बास्केट थे वो क्या थे? काफी कम थे low कंजम्पशन। हाँ, हमारे जो बास्केट ऑफ कमोडिटी थी बहुत कम हुआ करती। लेकिन यदि आज देखेंगे तो क्या है, हमारा जो स्टैंडर्ड लिविंग है वो थोड़ा सा अपलिफ्ट हुआ है, बहुत तो नहीं लेकिन फिर भी अपलिफ्ट हुआ है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, कोई भी गवर्नमेंट क्या है कंजम्पशन पॉलिसी, जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर कंजम्पशन पॉलिसी होनी चाहिए। और जिसके आधार पे, और ये कंजम्पशन के डेटा के ही आधार पे हमने कहा था, अभी जस्ट हम लोग बात किए थे कि मांग का जो नियम मार्शल ने दिया तो किसके बिना पे? भाई हमारे और आपके कंजम्पशन के ही बिना पे दिया, हमारे आपके कंजम्पशन के ही बिना पे दिया था। एंजल ने फैमिली बजट और लिविंग स्टैंडर्ड के बीच रिलेशनशिप पुट अप किया तो किसके बिना पे? वो कंजम्पशन के बेसिस पे दिया, ठीक है। तो इन पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स आल्सो हैज बीन डिराइव्ड थ्रू द कंजम्पशन, ओके। अब नाउ ये तो कंजम्पशन हो रहा है, इसका मतलब हम डिमांड साइड की बात कर रहे थे, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट है, वहीं पे हमको इन व्यू ऑफ प्रोड्यूसर या इन रिस्पेक्ट टू द प्रोड्यूसर, उत्पादक की दृष्टि में
स्टैटिस्टिक्स का क्या इम्पोर्टेंस, ठीक है। जो सप्लायर है, प्रोड्यूसर का मतलब क्या है, अल्टीमेटली सप्लायर, ठीक है। तो डिमांड इज देयर, और डिमांड को मीट कर लेंगे, हमको सप्लाई भी चाहिए, ठीक है। इसलिए क्या है, कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन के सेक्टर में स्टैटिस्टिक्स का इम्पोर्टेंस तब बढ़ जाता है जब इनिशियल लेवल पे वो कोई प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहता है, किसी प्रोडक्ट का वो प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहता है, मतलब इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स का इम्पोर्टेंस बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ये देखता है, कोई भी जो प्रोड्यूसर है जब इनिशियल लेवल पे प्रोडक्शन करना चाहेगा तो पहले प्रोडक्शन करने से पहले देखिएगा कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है मार्केट में, है कि नहीं। पहले तो वो डिमांड देखेगा, फिर डिमांड के अकॉर्डिंग वो देखेगा लोगों का टेस्ट क्या है, मतलब इस पर्टिकुलर डिमांड मतलब प्रोडक्ट के लिए लोगों के टेस्ट क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, मतलब वो रुचि ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। और मार्केट में अवेलेबल सब्स्टिट्यूट, यदि सब्स्टिट्यूट कम है तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट कम है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, या प्रोड्यूसर के लिए प्रोडक्शन करना आसान है, ठीक है। यदि सब्स्टिट्यूट कम होंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कम होंगे, तो उस प्रोड्यूसर के लिए ये आसान हो जाता है कि नहीं प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहिए। कंपटीशन का लेवल उस पर्टिकुलर मार्केट में कैसा है, ठीक है। और वो ये भी देखता है कि उत्पादन के साधनों की जो अवेलेबिलिटी है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनकी प्राइस के आधार पे क्या है, वो इन सारे सिचुएशन का क्या है पहले सर्वे करता है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, और उसके बाद वो डिसीजन लेता है कि वेदर आई एम स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट या आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ दिस यूनिट और नॉट, ठीक है। और ये सारा का सारा यदि सफिशिएंट डेटा होगा, और सफिशिएंट डेटा के ही बिना वो ये डिसीजन लेगा। यदि सफिशिएंट डेटा नहीं होगा तो उसको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, उसको प्रॉब्लम होगा, ठीक। जो नेक्स्ट पॉइंट है टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये तो अपने आप में बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट अभी जैसे पिछला जब बजट हम लोग देख रहे थे तो उसमें बहुत लोगों ने एस्टिमेशन किया था कि गवर्नमेंट टैक्स रेट क्या करेगी, गवर्नमेंट टैक्स रेट को कम करेगी। क्यों? क्योंकि लोगों को लगा कि कोविड का दौर है, ठीक है, गवर्नमेंट डिमांड बढ़ाने के लिए रेट ऑफ टैक्सेशन को कम करिए, ताकि जो जितने भी टैक्स के दायरे में आते हैं उनका कंजम्पशन जो इनकम होगा बढ़ेगा, तो वो कंजम्पशन करेंगे, मतलब एक्सपेंडिचर करेंगे इकोनॉमी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। फाइनेंस मिनिस्ट्री स्पेशली जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमण, ऐसा डिसीजन नहीं ली। क्यों? सर इससे लोगों के पास पैसा बढ़ता है तो फिर महंगाई भी बढ़ सकती थी अचानक से। महंगाई भी बढ़ सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट को दूसरी तरफ ये भी लगा कि टैक्स रेट करेंगे, कम करेंगे तो उनका रेवेन्यू कलेक्शन भी क्या होगा, वो भी हाँ कम हो सकता वो है। भी कम होगा। और पैंडेमिक से पैंडेमिक से चूंकि उभरना था तो गवर्नमेंट के हैंड में भी कुछ फंड होने चाहिए, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों के जो मतलब डीए थे उसको भी फ्रीज किया गया, और गवर्नमेंट ने ये एक्सप्लेन किया कि नहीं, इस मतलब फंड का हम लोग पैंडेमिक के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक। अभी मतलब आपके राज्यसभा में जवाब दिए हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन, ये सब डिसीजन, पॉलिसी डिसीजन हम ले किसके बिना पे रहे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोई भी जो टैक्सेशन है तथा किसी भी कंट्री की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको कंटिन्यूअस
रूप से चलाना बिना स्टैटिस्टिक्स के पॉसिबल नहीं है। स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के बिना एकदम पॉसिबल नहीं, ठीक है। इसलिए जो गवर्नमेंट बजट जो बनाती है, अभी हमने हालांकि उसका चर्चा किया है, वो स्टैटिस्टिकल के ही बिना पे बनाती है और बिना इसके इम्पोर्टेंस के ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट क्या है, आप देख लीजिए, जो इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच जो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी डेटा है, एक तरह से बजट में आप देखते हैं, बजट क्या है, एक तरफ हम एक्सपेंडिचर दिखाते हैं और एक तरफ दिखाते हैं इनकम सोर्स। तो इस एक्सपेंडिचर को किस इनकम सोर्स से हम क्या करेंगे, मीट करेंगे। तो इट इज द स्टैटिस्टिक्स, इट इज द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, इट इज द स्टैटिस्टिकल डेटा जिसके बिना पे हम ये कर पा रहे हैं। इसीलिए क्या होता है कि जब हम बजट प्रिपेयर होता है तो पूरी जो बजट की जो प्रक्रिया है आप समझ सकते हैं, उसका पूरा इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और इस इम्पैक्ट को पहले क्या है, पहले ही मिनिस्ट्री क्या है, अध्ययन करती है कि जो हम स्टेप लेने जा रहे हैं एक साल के लिए, उसका एट द एंड ऑफ द डे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। उसी के बिना पे वो डिसीजन लेते हैं और ये बिना स्टैट्स के पॉसिबल नहीं, ठीक है। इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अदर ट्रेड, आप जैसे आप देखते होंगे कि जितने भी इंश्योरेंस बिजनेस और जो अदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या यहाँ का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्पेशली जो पूरे बैंक्स का जो सिस्टम है, जो बैंकिंग सिस्टम है, पूरा का पूरा आप समझिए कि स्टैटिस्टिकल मेथड पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी आप लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत, प्रोबेबिलिटी का नाम तो सुने ही। हाँ सर। तो थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के बिना पे ही ये जो इंश्योरेंस जो बिजनेस है, पूरा का पूरा थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पे ही ये इंश्योरेंस बिजनेस खड़ा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा इंश्योरेंस बिजनेस थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के ही बिना पे खड़ा है, ठीक है। जैसे उसमें हम लोग देखते हैं कि, और इसमें पर्टिकुलरली जितने भी ये क्या है, थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ए काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेथड, ठीक है। और इसीलिए इस मेथड्स के आधार पे हम क्या करते हैं, जो बीमा कंपनियां हैं वो प्रीमियम की दरें, इंश्योरेंस का रेट क्या होगा, वो विभिन्न एज ग्रुप के बीच हेल्थ से रिलेटेड जानकारी और अदर जो सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन हैं, वो कलेक्ट करते हैं और उसी के बिना पे वो कहते हैं कि नहीं, आपको 20 ईयर्स का ये इंश्योरेंस होगा, आपका 15 ईयर्स का होगा और आपका 10 ईयर्स का। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है, उसके बिना पे ही ये पॉलिसी डिटरमिन करते हैं। और आपको बैंकिंग की यदि हम बात करते हैं तो बैंकिंग तो पूरा का पूरा, जैसे हम क्या करते हैं, हम लोग एक अकाउंट ओपन करते हैं, एक सिंपल हम अंडरस्टैंडिंग बात करें, बैंक करता क्या है, आपको क्या लगता है, बैंक कोई इस तरह से मतलब गुड्स के रूप में कुछ प्रोडक्शन करता है? नहीं सर, नहीं, वो सर्विसेज हमको प्रोवाइड करते हैं। जितने भी बैंक्स हैं, बैंक्स आर प्रोवाइड सर्विसेज टू अस। और सर्विसेज में क्या है कि हम यदि मान लीजिए सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, आपके उस सेविंग अकाउंट का क्या स्टेटस देखते रहते हैं कि आप मंथली कितना मतलब डिपॉजिट कर रहे हैं, कितना मतलब डेबिट कर रहे हैं, कितना क्रेडिट कर रहे हैं। उसके बिना पे ही वो क्या करते हैं, आप देखिए बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं, बड़े बड़े जो लोन्स हैं, कारपोरेट लोन हैं, ये सब बैंक ही देते हैं। और वो हमारी आपकी जो छोटी छोटी जो सेविंग्स होती हैं बैंक्स में जो बनी हुई है, उसी सेविंग के बिना पे ही करते हैं। और आपके सेविंग पे इस समय मान लीजिए 2.7% मतलब इंटरेस्ट रेट है। लेकिन यदि आप लोन के लिए जाएं
आप यदि पर्सनल लोन के लिए चले जाएं तो वही बैंक आपसे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ले रहे हैं। तो वो 12% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं वही क्या है उनका इनका इनकम हो जाएगा। उनका इनकम वही है, हम्म। उनका इनकम वही है। बैंक पूरा इसी प्रोसेस पे ही खड़ा है। तो आपके जो क्रेडिट डेबिट के इंफॉर्मेशन के बिना पे ही वो ये डिसीजन ले पा रहा है कि नहीं ये तो पर मंथ इतने ही डेबिट कर रहा है, तो इस जो डल सेविंग है इसका हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है। इसी तरह आप देखते होंगे जितने भी आप शेयर मार्केट आप देख लीजिए। ठीक है, कोई भी जो इन्वेस्टर है को लगता है कि किसी टाइम बीइंग पे आज हमको ये शेयर बेच देना चाहिए, उसको ये फीलिंग क्यों है कि आज बेच देना चाहिए, क्योंकि आज नहीं बेचेंगे तो कल हम घाटे में चले जाएंगे। वो कैसे ये वो उसके माइंड में कैसे आता है? सर स्टैटिक्स के डाटा के हाँ, उसको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कल के डेट में उसको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कल के डेट में हमारे शेयर का जो प्राइस है वो डाउन होने वाला है। ठीक है, तो उसको लगेगा यदि आज हम सोल्ड आउट कर देंगे तो हम प्रॉफिट गेन कर लेंगे, और कल यदि हम सोल्ड आउट करते हैं तो हम लॉस में चले जाएंगे। और दूसरा ये है कि एक डिसीजन और भी ले सकता है कि वो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के बिना पे ये भी वो वेट भी कर सकता है कि नहीं हमको 1 मंथ 2 मंथ 1 ईयर 2 इयर्स क्या है, अभी मार्केट की कंडीशन को हमको देखना चाहिए। जैसे ही उसको क्या उसका एस्टिमेशन है कि आने वाले दिनों के शेयर प्राइस क्या होंगे, शेयर के प्राइस आने वाले दिनों में क्या होंगे, बढ़ेंगे, वो उसके माइंड में ये है। और यदि वो एस्टिमेशन ट्रू होते हैं on the basis of the given in statistical information, then he can be benefited, वो उसको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो these are the key points of the importance of the statistics। जब हम रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो रूरल डेवलपमेंट के बहुत सारे कंपोनेंट आप लोग पढ़ते होंगे। ठीक है, प्रोडक्टिविटी है आपका, रूरल काजेशन हुआ आपका, बेस हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी हुआ। ठीक है, तो ये जो रूरल डेवलपमेंट के जितने भी इंडिकेटर हैं, जितने भी पैरामीटर हैं, उनके इंफॉर्मेशन के ही बिना पे हम ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो इट इज द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन by which we are in a position to explain about the situation कि रियली में क्या हो रहा है। ठीक है, तो these are the key importance of the statistics। ठीक है, now come to the points, few basic concepts which are thoroughly have been used in statistical method। ठीक है, these are the key points। population and सैंपल ठीक है, जनसंख्या और उसको सैंपल को हिंदी में हम लोग प्रतिदर्श बोलते हैं। ठीक है, तो कोई बता सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल? पॉपुलेशन टोटल जनसंख्या हो जाएगा, टोटल पॉपुलेशन हो जाएगा जितने लोग हैं, और सैंपल उनमें से कुछ हम रैंडमली जो लोगों को चुन लेंगे या उसको रिप्रेजेंट करने वाले होंगे जो लोगों को चुनेंगे हम पॉपुलेशन को। इसीलिए क्या होता है कि पॉपुलेशन और सेंसस के बिना पे देयर आर 2 मेथड। ठीक है, एक सेंसस मेथड होता है और दूसरा क्या होता है सैम्पलिंग मेथड। सैंपल के बिना पे जो हम स्टडी कर रहे हैं वो सैंपलिंग मेथड होगा, पॉपुलेशन के बिना पे जो हम स्टडी कर रहे होते हैं वो क्या होगा सेंसस मेथड होगा। जैसे अभी भाई हमारा सेंसस आने वाला है 2021,
है कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर, अगले साल तक का। ये अप्रैल में ऐसा है कि आ जाना चाहिए, लेकिन होता क्या है, लेकिन इस साल सर आएगा पॉपुलेशन। अभी तो बंद है ना सर सर्वे? अभी सर्वे बंद है, लेकिन ये उम्मीद है कि इस साल आएगा। ठीक है, हो सकता है कि एट द लास्ट आए, लेकिन इस साल आना चाहिए। ठीक है। अब मेन जो पॉइंट है, यदि हम बात करें कि किसी भी गुड्स या हम पीपल, कोई भी गुड्स है या जो पीपल है, उसके यदि हम उसके पूरे समूह से रिलेटेड यदि हम डेटा का अध्ययन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला हमने कहा था कि हम समूह की प्रत्येक इकाई, हर इंडिविजुअल का अध्ययन करते हैं तथा प्रत्येक इकाई से संबंधित हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इस विधि को ही हम क्या कहते हैं, इस मेथड को ही हम सेंसस मेथड कहते हैं। जैसे सेंसस में क्या है, आप देखते होंगे जो मतलब उनके इन्वेस्टिगेटर हैं, हर घर में हाँ, हर घरों को जाते हैं, विजिट करते हैं और हर घर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। और ये प्रक्रिया करते करते आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे यहाँ 10 साल बाद सेंसस का डेटा आता है। ठीक है, और एक सेंसस का रिजल्ट आने के बाद दूसरे सेंसस की प्रक्रिया क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। हाँ, शुरू हो जाती है। तो आप सोच लीजिए 10 साल बाद ये डेटा आ रहा है, तो 10 साल एक लंबा टाइम ड्यूरेशन हो गया। ठीक है, और इसमें कितना खर्च हो रहा है, हम लोग वो परमानेंट एम्प्लॉय को हम डिप्यूट किए हुए हैं, उसकी पर मंथ सैलरी है, होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। पूरा डिपार्टमेंट ही एक अलग से हम सेपरेट डिपार्टमेंट खोले हुए हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सेंसस एंड ये प्लान इम्प्लीमेंटेशन। तो आप सोचिए कितना यूज ऑफ एक्सपेंडिचर इस 10 सालों में होता होगा, और 10 साल एक टाइम ड्यूरेशन भी हो। तो इसे ये इस मतलब इस तरह की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमको मालूम है कि पॉपुलेशन का जो साइज है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा है। ठीक है, ऐसी स्थिति में पॉपुलेशन का एनालिसिस करने के लिए हम एक अदर मेथड अडॉप्ट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग। और इस मेथड के अंतर्गत हम करते क्या हैं कि पॉपुलेशन के कुछ रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स का चयन करते हैं, चयन की गई इकाइयों का हम क्या एनालिसिस करते हैं, उसका फिर एनालिसिस करने के बाद उसका हम इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, और चयन किए गए इन इकाइयों को ही हम क्या कहते हैं, selected unit from the population is called as sample। ठीक है, अब इन सैंपल और पर्टिकुलरली ये भी ध्यान हमें देखना होगा कि जब हम किसी पॉपुलेशन से सैंपल ड्रा कर रहे हैं तो उसमें बहुत हमको सावधानी बरतनी पड़ती। ठीक है, बहुत ही केयरफुल रहना होगा। यदि आप रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं कलेक्ट कर पाए तो उससे जो आप रिजल्ट देंगे वो क्या होगा, उस पॉपुलेशन को डील नहीं कर पाए, उस पॉपुलेशन को रियली में डील नहीं कर पाए। इसलिए जैसे मान लीजिए हम BHU एज ए यूनिवर्सिटी ले रहे हैं, हमारा मोटिव ये है कि एवरेज वेट ऑल स्टूडेंट का हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम दो काम करेंगे, या तो हम हर स्टूडेंट से पूछें, हर क्लास में जाएं, हर फैकल्टी में जाएं, हर स्टूडेंट से पूछें, उसमें कितना टाइम लगेगा, प्लस उसमें कितना खर्च लगेगा, काफ़ी लगेगा, टाइम भी लगेगा और खर्च भी हमारे होंगे, मनी का भी वो होगा। तो अब क्या है, इससे हम बचने के लिए हम क्या करेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, ठीक है, तो हम जाएंगे। ठीक है, हम कुछ मतलब ग्रुप से गए, एक रिप्रेजेंटेटिव हम डेटा ले लिए, उसका हम क्या किए, एनालिसिस करके हम एक एस्टिमेट दे दिए कि BHU में स्टडी करने वाले जितने स्टूडेंट हैं उनकी एवरेज हाइट 5.5, 5.6, 5.7 के ऑलमोस्ट करीब है। ठीक है,
तो ये उसमें हुआ क्या कि आपका टाइम भी बच गया, आपके पैसे भी क्या हुए, बच गए। बच गए। तो टाइम और मनी दोनों सेव हो रही हैं व्हेन वी कंडक्टिंग द स्टडी थ्रू द सैंपलिंग मेथड। ठीक है, तो ये है। और मेन ये होता है कि सैंपलिंग की रिलायबिलिटी, सैंपल की जो रिलायबिलिटी है वो डिपेंड करती है कि उसका साइज, सैंपल का साइज कितना है। इसलिए जब हम सैंपल की जितनी साइज बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है, उसकी जो रिलायबिलिटी है, उससे जो कंक्लूजन हम ड्रा करते हैं, उसकी जो रिलायबिलिटी है वो पॉपुलेशन के करीब मान जाए। इसलिए क्या होता है, मान लीजिए कोई हम स्टडी कंडक्ट करते हैं सैंपल के बिना पे, जब हमारे रिजल्ट पॉपुलेशन को डील नहीं कर रहे होते हैं तो फिर हम सैंपल साइज बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, हम सैंपल की साइज को बढ़ाते हैं। जैसे ये माना जाए टोटल पॉपुलेशन 1000 है, तो जो एक सैंपलिंग का जो एक मेथड है कि 10%, एटलीस्ट 10% हमको लेना है। तो 1000 का 10% कितना होगा, 100। इसका मतलब जब हम सैंपलिंग करने जा रहे हैं तो कम से कम 100 यूनिट के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करनी ही करनी है। ठीक है, इतना करना, उससे अधिक कर लेंगे तो दैट इज बेटर। ठीक है, तो ये है पॉपुलेशन एंड सैंपल, ये स्टैटिस्टिकल टूल है। सेकेंड है स्टैटिस्टिकल वेरिएबल। स्टैटिस्टिकल वेरिएबल में वेरिएबल है कांस्टेंट एंड पैरामीटर। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल? जिसका डाटा हमेशा वैरी करे, कांस्टेंट फिक्स नहीं रहे। ठीक, डेटा की बात नहीं है, जिसकी वैल्यू क्या हो, वैरी करती है। ठीक है, जिसकी जो वैल्यू, वो स्टैटिस्टिकल जो वेरिएबल से मतलब है कि ऐसे वो वेरिएबल, ऐसे मतलब ऐसे यूनिट जिसके जो क्या हो, मान क्या हो, वैरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मतलब एक सटीक एग्जाम्पल लें कि अटेंडेंस ऑफ योर क्लास, अटेंडेंस ऑफ योर क्लास, ये क्या होगा, डेली वैरी करता है। ठीक है, डेली क्या है, वैरी करता है। कभी 15 स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे होंगे, कभी 20 कर रहे होंगे, कभी 25 कर रहे होंगे, कभी 30 कर रहे हैं, और कभी कभी 39 भी कर रहे हैं, है कि नहीं? तो अटेंडेंस ऑफ योर क्लास इज अ एग्जाम्पल ऑफ ए वेरिएबल। ठीक है, ये क्या है, वेरिएबल। अब कांस्टेंट, कांस्टेंट का सीधा सीधा मतलब क्या है कि कांस्टेंट का मतलब हम क्या लेते हैं सर, उसमें चेंज नहीं होगा, उसमें कोई भी मतलब इफेक्ट कुछ पड़े तो मतलब चेंज नहीं those होगा। quantity whose values are always कांस्टेंट, फिक्स्ड। जैसे हम मानते हैं कि, और ये कितने भी नेचुरल साइंस के जितने भी कंपोनेंट हैं, जो इंडिकेटर है नेचुरल साइंसेस के, ठीक है, वो लगभग कांस्टेंट पाए जाते हैं। सोशल साइंसेस में नहीं, सोशल साइंसेस के तो वेरी करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मतलब रेडियस ऑफ ए सर्किल दैट इज पाई, पाई का मान क्या होगा, 22/7। 22/7, और वो 22/7 क्या होगा, हर जगह होगा। आप समझ रहे हैं? जैसे वो जो जी की वैल्यू है, जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेटर है, गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण है, जी का भी वैल्यू क्या होता है, 9.8। हाँ 9.8। वो क्या है, वो कांस्टेंट ही होगा। ठीक है,
किसी पर्टिकुलर सिटी का कुल एरिया, जैसे वाराणसी का जो कुल एरिया, वो क्या होगा? वो कांस्टेंट ही हो, वो कांस्टेंट ही हो। नाउ कम टू द पैरामीटर। ये पैरामीटर क्या है? आधार सर, किस आधार पर? नो नो, पैरामीटर कंडीशंस हो जाएंगे किस पैरामीटर्स पे हम चुन रहे हैं। नहीं, पैरामीटर बेटा, पैरामीटर is nothing but the mid situation of variable and constant। ठीक है, ये वो क्वांटिटी हैं जो किसी टाइम पीरियड में, इसमें किसी टाइम पीरियड के लिए कांस्टेंट होती हैं, लेकिन किसी टाइम पीरियड के बाद इसमें क्या होता है? वेरिएशन है। ठीक है, ये वेरिएशन है। ठीक है, और ये सोशल साइंसेस के जितने भी क्वांटिटी हैं या जो इंडिकेटर हैं, वो लगभग पैरामीटर के रूप में ही जाने जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि इनकम ऑफ इंडिविजुअल, जैसे मान लीजिए सैलरी सेक्शन। ठीक है, सैलरी सेक्शन का क्या होता है कि मतलब 60 रन पीरियड में क्या होता है कि उसकी जो इनकम होगी वो क्या होगी? वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए 60 रन पीरियड हम 1 साल का, तो 1 साल का क्या है? 1 साल डीए 1 साल बाद लगेगा। ठीक है, डीए क्या है? 1 साल बाद लगेगा। तो 1 साल क्या है? 1 साल तक किसी इंडिविजुअल, किसी सैलरीड पर्सन की जो इनकम थी वो क्या थी? कांस्टेंट। लेकिन 1 साल बाद क्या हुआ? डीए लग गया, डीए जुड़ गया, तो क्या हो रहा है? इनकम क्या हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ जाएगा। इनकम क्या हो रही है? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या है? एक टाइम पीरियड में इनकम ऑफ दैट सैलरी क्लास कांस्टेंट थी, लेकिन 1 साल के बाद उसमें बढ़ने की क्या है? उसमें प्रवृत्ति। तो इट इज कॉल्ड पैरामीटर। ठीक है, टेस्ट और प्रेफरेंस। टेस्ट और प्रेफरेंस, किसी कमोडिटी के कंजम्पशन में हमारा जो टेस्ट और प्रेफरेंस होता है, 60 रन में क्या होता है? 60 रन में दिया होता है। लेकिन जब लंबे समय में, ठीक है, लंबे समय में वो क्या होता है? टेस्ट और प्रेफरेंस आपका चेंज होता है। आपका जो टेस्ट और प्रेफरेंस है क्या है? चेंज होता है। एक समय मान लीजिए आपको लगता है कि पनीर में टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, बाद में आपका टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होता है। मान लीजिए आप मतलब पूरी की पूरे शाकाहारी थे, वेजिटेरियन, तो आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस उस टाइम पीरियड में क्या था? और किसी टाइम पीरियड में आपको लगा आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो क्या होगा? तो टेस्ट प्रेफरेंस क्या हो गया? आपका टेस्ट और प्रेफरेंस क्या होगा? कंजम्पशन का वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्या होता है कि पैरामीटर के एग्जांपल ये भी दे सकते हैं, या हम कंक्लूड करें स्टैटिस्टिकल वेरिएबल को, तो एक एग्जांपल हम बार बार देते हैं। अटेंडेंस ऑफ योर क्लास इज अ वेरिएबल एंड एरिया ऑफ योर क्लास। मान लीजिए हम ऑफलाइन क्लास लेते, ठीक है, तो आपके क्लास का जो एरिया होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्या होती? वो क्या होती? वो कांस्टेंट होती। लेकिन पैरामीटर जो फैसिलिटी प्रोवाइडेड है इनटू योर क्लास को, ठीक है, वो पैरामीटर होगी। फैसिलिटी इन द सेंस कि टेबल होगा, चाक होगा, आपका बोर्ड होगा, ये। लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद मान लीजिए आपका मतलब रूम की जो फैसिलिटी है बढ़ गई। पहले फैन ऊपर सीलिंग फैन थे, बाद में ये हुआ कि दिक्कत हो रही है स्टूडेंट को, तो हम दीवार के सारे फैन की व्यवस्था किए। ठीक है, उसके बाद जिसको हम कह रहे हैं आजकल स्मार्ट क्लास, आजकल हम क्या कह रहे हैं? स्मार्ट क्लास।
तो क्या है, एक टाइम पीरियड में आपके फैसिलिटी कुछ थी, लेकिन एक पीरियड टाइम के बाद जो फैसिलिटी आपके क्लासरूम क्या हुआ, वो चेंज हो। या हम किसी मतलब इंडिविजुअल को लें तो नंबर ऑफ रूम्स इन अ बिल्डिंग, किसी इंडिविजुअल के मकान के घरों की संख्या किसी टाइम पीरियड में क्या होगी, इसी टाइम पीरियड में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। कांस्टेंट होगा। लेकिन बाद में क्या होता है कि कुछ न कुछ घरों में कुछ न कुछ चेंजेस होते रहते हैं। नहीं, आपका इनकम स्लैब बढ़ता है तो आप कुछ और सोचते हैं, प्लान करते हैं कि नहीं ये बेडरूम यहाँ है तो ऐसे होना चाहिए, हमारा किचन यहाँ है तो ऐसे होना चाहिए। ये तो हम क्या करते हैं, अपने घरों को एक टाइम पीरियड के बाद मॉडरेट करते रहे। तो वो क्या है, नंबर ऑफ रूम्स क्या होंगी, वो पैरामीटर होगा। वो क्या होगा, पैरामीटर। तो दीज आर दी स्टैटिस्टिकल वेरिएबल, और स्टैटिस्टिकल वेरिएबल को हम लोगों ने एग्जांपल से चीज़ों को समझा। ठीक है, अब स्टैटिस्टिकल डेटा और रेंज ऑफ डेटा, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिकल डेटा। ठीक है, रेंज ऑफ डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा को हम दूसरे वर्ड्स में स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कि मान लीजिए 5 लेबर है किसी फैक्ट्री में, क्या है, एम्प्लॉय है। किसी फैक्ट्री में क्या है, एम्प्लॉय है, और उनकी क्या है जो वेजेस है पर मंथ, जो सैलरी है वो क्या है, अलग अलग है। किसी का 200 2000 है, किसी का 4000, किसी का 5 है, किसी का 7 है, किसी का 8 है, किसी का 12 है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे n बराबर क्या होगा, n बराबर 5 की बात हम कर रहे हैं, 5 लेबर्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ सर। 5 लेबर्स की बात कर रहे हैं, तो 5 लेबर्स की जो वेज है या मंथली इनकम है वो क्या है, अलग अलग है। लेकिन ओवरऑल हम क्या है, उनका यदि हम एवरेज ले लें तो एवरेज में हमारा क्या है, n बराबर क्या है, इक्वल सबका आ जाएगा। एवरेज हमारा n बराबर क्या है, 5 है। और एवरेज हम 200 2000 3000 5000 7000 8000 प्लस 12000 को ऐड करके डिवाइडेड बाय किसके करता है, 5 से। 5। तो वो क्या है, उस इंफॉर्मेशन के बिना पे हम कह सकते हैं उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में एम्प्लॉय जो लेबर है उनकी ऑन एन एवरेज इनकम इतनी है। हाँ सर। हाँ, इतनी है। तो वो क्या है, वो एवरेज इनकम जैसे हमने कहा, तो वो उस फैक्ट्री के कंडीशन को बता रहा है। कोई भी लेबर किसी फैक्ट्री को ज्वाइन करता है तो वो एवरेज इनकम देखता है कि नहीं देखता है, कि हम इस फैक्ट्री में एम्प्लॉय होंगे तो हमको कितना मिलेगा। हर किसी लेबर का एक पहला कंसर्न तो ये रहता है ना। तो ये तो हो गया स्टैटिस्टिकल डेटा, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। रेंज ऑफ डेटा क्या है, यानी बीच का सर। सर दो मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होता है डाटा का, उसके बीच का आउटपुट अगर हमको निकालना होता है तो वो रेंज ऑफ यस एग्जैक्टली। जैसे हमने मिनिमम 2000 की बात किया था, मैक्सिमम 12,000 की। तो रेंज ऑफ डेटा क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू या लोएस्ट वैल्यू। तो 12,000 माइनस 200, अरे कितना हुआ, 2000। तो रेंज ऑफ डेटा क्या होगा, रेंज ऑफ डेटा क्या होगा, 10 हो जाएगा। 10,000। ठीक है, तो रेंज ऑफ डेटा क्या हो जाएगा, 10,000। और ये रेंज ऑफ डेटा अपने आप में क्या है, ये बता रहा है कि इसके बिना, मतलब इसके बिना पे ही हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे 10,000 जो है क्या है, एक ऑप्टिमम सैलरी है उस पर्टिकुलर फॉर्म में, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में।
जो ऑप्टिमम सैलरी है कितनी है 10,000। ठीक, 10,000। तो अब आज के लिए इतना ही। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, तो आज हम यही सबमिट कर रहे हैं। ठीक है।